नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी राहुल गांधी की तुष्टीकरण की राजनीति की, अखिलेश यादव के दंगाइयों को दिए समर्थन की और महाराष्ट्र के सीएम बने देवेंद्र की। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के सीएम। शिंदे और अजीत पवार को मिला डिप्टी सीएम का पद। काजीगुंड से आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 AK-47 राइफल बरामद। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, 2 सप्ताह की मिली अंतरिम जमानत। झारखंड कैबिनेट का विस्तार, 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ने राजनीति से लिया संन्यास। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले योगी होकर डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह संटी आप में हुए शामिल, केजरीवाल ने किया स्वागत। इसरो ने फिर लहराया तिरंगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग। लगातार बढ़ रहे सोने चांदी के दाम, 76,000 के पार पहुंचा गोल्ड रेट। लगातार 5वें दिन बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 809 चढ़ा, निफ्टी 24,700 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। बीते दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और उनका काफिला आगे नहीं बढ़ सका, जहां से राहुल और प्रियंका अपने काफिले के साथ वापस दिल्ली लौट गए। हालांकि जब राहुल गांधी को पता था कि उनके और बाकी लोगों के संभल जाने पर सरकार ने पहले से ही पाबंदी लगा रखी है, तो वो संभल जाने के लिए निकले ही क्यों, और निकले भी तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ क्यों निकले। अगर वाकई उन्हें संभल जाना था और वहां पीड़ितों से मुलाकात करनी थी, तो वो अकेले भी वहां जा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। वहीं जब पुलिस प्रशासन ने राहुल को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया, तो राहुल गांधी ने पुलिस से मांग की कि मुझे अकेले संभल जाने की अनुमति प्रदान की जाए। हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रदेश के अमन चैन से उनको कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ अपनी राजनीति चमका कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। जनता भी उनका असली आचरण समझ चुकी है। विपक्ष हमेशा सरकार से निष्पक्ष होकर काम करने की बात करता है, लेकिन वही राहुल गांधी क्यों निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं करते? क्या विपक्ष के लिए निष्पक्ष होना जरूरी नहीं है? ये सवाल भी हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में राहुल इस तरह के दौरों को लेकर काफी चुनिंदा रहे हैं। हाल ही के कुछ सालों में राहुल गांधी ने करीब 15 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसमें 5 पीड़ित परिवार दलित थे, 1 परिवार मुस्लिम था, 1 परिवार आदिवासी था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, इन सभी राज्यों में राहुल गांधी जहां पीड़ितों से मिले, वहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी की वहां सरकार थी। कभी भी राहुल गांधी ऐसी जगह नहीं गए जहां कांग्रेस की सरकार थी या फिर उनके सहयोगियों की सरकार थी। सवाल है कि क्या कांग्रेस के राज्य में अपराध नहीं होते, वहां महिलाओं से रेप नहीं होते, वहां लोगों की हत्या नहीं होती? तो फिर क्यों राहुल गांधी वहां नहीं जाते? राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों से भी मुलाकात की, लेकिन वो कर्नाटक में आत्महत्या करने वाले परिवार से मिलने नहीं गए, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार जो है। इतना ही नहीं, जब कोलकाता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, तब भी राहुल उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कलकत्ता नहीं गए और ना ही पीड़ित परिवार के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। वो इसलिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सहयोगी ममता बनर्जी की सरकार जो है। हमारा एक सवाल यह भी है कि राहुल गांधी जब संभल जाने की बात करते हैं, तो वो बहराइच को क्यों भूल जाते हैं?
वहां पर भी तो इसी साल अक्टूबर में एक मुस्लिम इलाके में हिंदुओं की शोभा यात्रा निकालने पर दंगे हुए थे, जिसमें 22 साल के एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो एक हिंदू था। इसलिए राहुल गांधी ने बहराइच से अपनी दूरी बनाकर रखी और संभल जाना चाहते हैं और वहां उन पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। हमारा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी को निष्पक्ष होकर नहीं रहना चाहिए? राहुल गांधी की एक अच्छी बात यह है कि वो आज देश के हर वर्ग के युवाओं से मिलते हैं, उनकी बात देश तक पहुंचाते हैं। तो क्या राहुल गांधी इन पीड़ितों से निष्पक्षता से नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी उन राज्यों में भी जाएं जहां उनकी सरकारें हैं? राहुल गांधी को भी निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। खैर, खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। ये तो आपने राहुल गांधी की तुष्टीकरण की राजनीति समझी कि कैसे राहुल अपना फायदा देकर पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। अब आपको उन्हीं के दोस्त और राजनीतिक साथी के बारे में भी बता देते हैं कि वो किस तरह संभल दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। हम सपा मुखिया और कभी उत्तर प्रदेश के सीएम रहे अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। वो भी इन दिनों राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं। बीते दिनों सदन में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया था और दंगाइयों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था। बल्कि ये हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे, बल्कि कुछ दंगाइयों ने माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस पर हमला किया था, उन पर पत्थर बरसाए थे और ये लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर अपनी पहचान छुपा कर आए थे। इसीलिए सवाल ये भी है कि ऐसे दंगाइयों का अखिलेश यादव क्यों समर्थन कर रहे हैं, जो अपना चेहरा छिपाकर दंगे कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं। आखिर उनके लिए अखिलेश यादव की इतनी सहानुभूति क्यों है? क्या इसका कारण धर्म के नाम पर मिलने वाले वोट हैं? आपको बता दें, मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल काटा था। अखिलेश यादव संभल हिंसा पर बोलने के लिए मंगलवार को पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने वोट बैंक को भी साधने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अखिलेश यादव ने कहा, वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक बार बार जो खुदाई की बात कर रहे हैं, इस खुदाई से हमारा देश सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब को खो देगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर भी नाराजगी जताई है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है, सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे राहुल और अखिलेश दोनों पीड़ितों के बहाने अपनी राजनीतिक मंशा पूरी कर रहे हैं। असल में उनका उद्देश्य पीड़ितों की मदद करना नहीं, बल्कि अपना वोट बैंक भरना है और जनता को सरकार के खिलाफ करना है। खैर, बढ़ते हैं खबरें अब तक में अब अगली रिपोर्ट्स की ओर। ओपन लिंक अनुभव को जिंदगी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है, लेकिन उसकी काफी बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अनुभव देवेंद्र के लिए भी काफी महंगे थे। 2019 में अजीत पवार के साथ मिलकर शपथ ली थी, लेकिन चंद घंटों के भीतर सत्ता चली गई और देवेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। तब विधानसभा सत्र के दौरान देवेंद्र ने शायराना अंदाज में कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। जिस समंदर ने लौट कर आने का वायदा किया था, आज वो फिर वापस आ गया है। इन 5 सालों के दौरान संघर्ष रहा, तिरस्कार भी कम नहीं सहा, लेकिन जिस लगन से वह लगे रहे, उनसे फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी देवेंद्र को सौंप दी गई या देवेंद्र को मिल गई। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब राज्य में हार का सामना करना पड़ा, तो विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी। लेकिन ये देवेंद्र थे जिन्होंने फिर से जमीन पर उतरकर न केवल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, बल्कि महायुति को भी एकजुट किया। नतीजा ये हुआ कि महज 4 महीने के भीतर न केवल
महाविकास अखाड़ी की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उनके नेताओं के नायक होने की छवि भी छीन ली। इस परीक्षा में जीत मोदी की लहर की बताई जा रही है, लेकिन इस जीत को भागीरथ की गंगा की तरह जमीन पर लेकर आए देवेंद्र। इसके पीछे उनकी बरसों की राजनीतिक समझ। बस 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, नागपुर ने देश को देवेंद्र के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये बात उस समय की थी जब महाराष्ट्र की राजनीति में भी देवेंद्र का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हालांकि देवेंद्र के लिए राजनीति कभी भी नई नहीं थी। देवेंद्र का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर राव नागपुर से महाराष्ट्र की विधानसभा परिषद के सदस्य थे। पिता की मौत के बाद देवेंद्र ने सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इरादा था कि पिता की सियासत विरासत संभालेंगे। देवेंद्र का एक डायलॉग काफी मशहूर था। वो कहते थे, टेंशन नहीं लेने का। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद बस 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा, तो उनका पहला शब्द यही था, टेंशन नहीं लेने का। एक मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना भी किसी कुर्बानी से कम नहीं था। लेकिन देवेंद्र ने न केवल उसे स्वीकार किया, बल्कि सीएम शिंदे के साथ पूरे कार्यकाल के दौरान उनका भरपूर सहयोग भी किया। एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है कि वो अपनी टीम के हर सदस्य से जुड़ा हुआ रहता है। यही कारण है कि अपनी अच्छाई और आत्मसमर्पण के चलते देवेंद्र को एक बार फिर सत्ता का सुख मिला है। एक बार फिर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से करवाते हैं रूबरू। देश के अन्नदाताओं की इस समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, हर दौर में किसानों को ये सब कुछ देखना और सहना ही पड़ता है। किसान आंदोलन से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जन को ही भुगतना पड़ता है। समस्याएं किस कदर पनपती हैं, इस तरह शायद ही किसी को ध्यान जाता हो या कोई सोच पाता हो। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बॉर्डर पर ही बलपूर्वक रोका जा रहा है। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड में हैं। इससे इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते 1 महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगें मानी जाएं, उनसे बात करें, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकालें। लेकिन उनकी बातों को कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई मानना ही नहीं चाहता। अनदेखा उन्हें कर दिया जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। मोर्चे को जल्द से रोकने का अगर कोई विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदने को तैयार हैं। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।